हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो फाइनेंस बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे शासन की जो टैक्स लगाने की नीति है उसका तो मैं विरोध करती ही हूँ, लेकिन यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे वित्त मंत्री जी जनता पर टैक्स लगाते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जनता टैक्स देने की क्षमता रखती है या नहीं। उन्होंने जनता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं। यह अनुचित मालूम होता है। इस समय हमारे देश की स्थिति यह है कि इसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगी और न ही इस संबंध में उन बातों को दोहराना चाहूँगी जिनके बारे में मैंने पूर्व में तथा माननीय सदस्यों ने यहाँ पर काफ़ी चर्चा की है, किंतु इस विधेयक की जैसा कि यह है उस हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का केवल एकमात्र लक्ष्य यह था कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे पैसा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल द्वारा यह कोशिश की है कि निर्यात करने वालों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिक मात्रा में टैक्स द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जनता इतना टैक्स वहन करने की समर्थता रखती है या नहीं। यह नहीं देखा गया। इस विभाग के बारे में एक बहुत विचित्र बात यह है कि हाल में यानी सन 1961 में इनकम टैक्स बिल पास किया गया जो 1 अप्रैल सन 1962 से लागू होने वाला था। इस विधान की अच्छी तरह से शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं हो पाई कि उसमें अनेकों संशोधन करने पड़ गए हैं। बाद में जो संशोधन फाइनेंस बिल से किए उस बिल की अच्छी तरह से स्याही भी सूखने नहीं पाई थी कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बिल में कैपिटल गेन्स के बारे में संशोधन पर संशोधन पेश कर दिए हैं। कैपिटल गेन्स के बारे में इस बिल में मुख्य परिवर्तन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी का विभाग एक निश्चित योजना बनाकर नहीं चलता है। अतः यह जरूरी है कि अच्छी बातों के आने पर संशोधन किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। नीतियाँ और कार्यक्रम कुछ भी हों, किंतु यह भूलने वाली बात नहीं कि उन्हें अमल में लाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण एवं परिस्थिति की ज़रूरत होती है। उसमें यह भी देखना होता है कि कहीं उन पर तेजी से अमल कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा न कर दे कि जो अगले काम में रुकावट पैदा कर दे। आखिर यह लोकतंत्र है, इसमें जनमत की उपेक्षा करके तानाशाही या कम्युनिस्ट तरीके से नहीं
चला जा सकता। नीतियां और कार्यक्रम कितने भी अच्छे हों, पहले उन जालों को हटाना होता है जो उनके अमल में बाधक हैं। फिर यह भी देखना होता है कि जो उत्पादन गरीबी और अन्याय मिटाने का एक बहुत बड़ा साधन है, उसमें सबका सहयोग प्राप्त हो सके। ऐसी सूरत में यदि कांग्रेस अपने वचनों को पूरी नहीं कर रही है तो वह बहुत अधिक योग्य बात नहीं है। पैराग्राफ। प्रधानमंत्री ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि गरीबी हटाओ का कांग्रेस का नारा कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि उसके घुमाते ही गरीबी दूर हो जाए। यह इस बात पर आश्रित है कि कांग्रेस में लोग कहां तक एक होकर चल रहे हैं और जनता कार्यक्रमों को अमल में लाने में कहां तक सहयोग दे रही है। यह स्पष्ट है कि अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण कांग्रेस विरोधी ही नहीं अपितु कांग्रेसी भी उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। फिर कुछ कांग्रेसी तत्वों का यह सोचना भी गलत है कि बाहर का समाजवाद इस देश में आ जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा है कि हमारा समाजवाद हमारी मिट्टी और पानी से बना होगा। हम दूसरे देशों के समाजवाद की नकल नहीं कर सकते। यह उन लोगों को करारा जवाब है जो एकदम सब चीज़ों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। पैराग्राफ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ठीक दिशा में चल रही है और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि सामाजिक न्याय को वे सार्वजनिक महत्व देती है और वह उसमें किसी प्रकार बाधक नहीं बनना चाहती। जब तक समाज में सबको बराबर का न्याय नहीं मिलेगा तब तक देश में किसी का भी हित नहीं हो सकता। आज सामाजिक न्याय की सबसे अधिक आवश्यकता है। गरीब वर्ग को अमीर लोग तो पैसे के बल पर सब कुछ कर लेते हैं, परंतु वह बेचारा गरीब कहाँ जाए जिसके पास कोर्ट कचहरी जाने के लिए पैसे नहीं। आज ऐसे गरीब लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने की बहुत ज़रूरत है। पैराग्राफ। आदरणीय सभापति महोदय, सोवियत संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर भारत और रूस के नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किए उनसे इसी आवश्यकता को बल मिलता है कि अशांति और समस्याओं से भरे इस विश्व में शांति, सहयोग और सह अस्तित्व की जरूरत है। जैसा कि भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा, रूस ने क्रांति का एक रास्ता दिखाया। क्रांति के लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह जरूरी नहीं कि हिंसा का ही रास्ता अपनाया जाए। जिस प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए धर्म अनेक हैं, उसी प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनेक पद्धतियां हैं। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता, संभावना एवं उपलब्ध ज्ञान और परंपरा के अनुसार अपने अनुकूल व्यवस्था का चुनाव करता है। यह भिन्नता झगड़े का कारण भी बन सकती है और सहयोग का स्वस्थ आधार भी प्रस्तुत कर सकती है। पैराग्राफ। भारत और रूस का बढ़ता सहयोग इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में एक रूपता न होते हुए भी दो देश मानवता की एक समान लक्ष्य की ओर
किस तरह बढ़ सकते हैं। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 50 वर्ष की अवधि में वह विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। इसका श्रेय जहां सोवियत सामाजिक व्यवस्था को है, वहां उस टेक्नोलॉजी को भी है जिसके विकास के लिए सोवियत व्यवस्था की स्थापना से पूर्व भी काफ़ी काम हुआ और आज भी हो रहा है। ज्ञान विज्ञान पर एकाधिकार का दावा कोई एक देश नहीं कर सकता। यह तो समूची मानवता की धाती है और जाति, वर्ण, धर्मवाद आदि से ऊपर उठकर उसके सम्मिलित प्रयत्नों का परिणाम है। रूस ने बाहर से बहुत कुछ लिया है और अब वह उसका नैतिक दायित्व है कि ज्ञान के इस पुराने ऋण को अदा करे। रूस अपने इस नैतिक दायित्व को विकासशील देशों की मदद करके निभा रहा है। हालांकि भारत रूस के विचारों से पूरी तरह से सहमत है तथा भारत जानता है कि रूस के आर्थिक तथा सामाजिक सिद्धांत भारत भी अपना सकता है, लेकिन दोनों देशों के राजनीतिक सिद्धांतों में बहुत ही अंतर है। रूस की राजनीति तानाशाही है, जबकि भारत की राजनीति प्रजातांत्रिक है, जिसके अनुसार भारत में जो भी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन होंगे वे प्रजातांत्रिक तरीकों से ही होंगे, न कि जोर जबरदस्ती द्वारा। यही वह मुख्य अंतर है जो रूस तथा भारत के राजनीतिक सिद्धांतों को अलग करता है। विराम समाप्त।